सामने हो गया, पूरा आइसबर्ग मेरे सामने कोलैप्स कर गया, तब आप देखते हैं ऐसा हो, तब आप रियलाइज़ करते हैं यार ये तो वाकई हकीकत में हो रहा है। अभी हम क्या, इट्स लाइक अ टीवी सीरियल फॉर अस, इट्स अनदर इवेंट दैट अकर्ड, सो मेनी इवेंट्स आर अकरिंग अराउंड अस मैनी दीज डेज। तो ग्लोबल वार्मिंग इज ऑल्सो वन इवेंट, उसका एक रिजल्ट हमने देखा, तो हम ईजिली लेते हैं उसको, डीपली नहीं लेते। एंटार्क्टिका बिकॉज ऑफ अ सिंपल इकोसिस्टम, यू सी द एरो, सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी। रिजल्ट क्या है उसका, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, सिंपल इकोसिस्टम है और क्या, लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, तो क्या है वो, इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन एनवायरनमेंट कैन हैव बिग इफेक्ट्स। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, याद रखना ये वाली लाइन, हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग इफेक्ट्स। आगे भी इस, अब जो अगला आ रहा है माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, वो भी इसी का डिस्क्रिप्शन है, मतलब अगर लॉन्ग आंसर में हम लिखेंगे तो इसको इंक्लूड करेंगे। तो एंटार्क्टिका की बात हो रही है, अहमियत क्या है उसकी, वो कह रहे हैं दो चीज़ें हैं वहाँ पे खास, एक तो सिंपल है इकोसिस्टम, दूसरा लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब बहुत ज़्यादा जानवर नहीं है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ नहीं है। इसकी वजह से क्या है, इन दो, ये दो होने की वजह से इट इज़ अ परफेक्ट प्लेस टू स्टडी। क्या स्टडी करना है, हाउ लिटिल चेंजेस इन एनवायरनमेंट, छोटे छोटे चेंजेस एनवायरनमेंट में कैसे करते हैं बहुत बड़ा इम्पैक्ट। अब तुम देख लो डिग्रीज, हाँ, टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, सब जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कितने डिग्री, 10-20 डिग्री बढ़ गया क्या टेम्परेचर, नो, अ फ्यू, 1-2 डिग्री, 2-3 डिग्री, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन इफेक्ट्स कितने ज़्यादा हैं, इफेक्ट्स कितने डिजास्टर्स हैं उसके 1-2 डिग्री बढ़ जाने के। आइस कैप्स मेल्ट कर रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, ठीक है, और क्या हो रहा है, कोस्टल एरियाज में फ्लडिंग हो रही है, और ये थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज जो है, ज़रा सा लग रहा है हमको, थोड़ा सा इतने से क्या होता है, इससे क्या हो रहा है, पूरे ग्लोबल इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, एराटिक वेदर कंडीशंस हो रहे हैं, अनप्रेडिक्टेबल वेदर हो रहा है, क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं ऐसे, किस वजह से, बहुत बड़ा कुछ ऐसा नहीं हुआ कि बहुत कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ है, सिम थोड़ा सा एक टेम्परेचर बढ़ गया, वार्मिंग हो गई, ओके, हमें पता भी नहीं चला, हमें महसूस भी नहीं हुआ, और इतने सारे चेंजेस हो गए, तो उसी की बात हो रही है यहाँ पर। Then he takes the example. Take the example of the microscopic phytoplankton. What are these? Short question भी आ सकता है. What is microscopic phytoplankton? अब फौरन लिख दो. Grasses of the sea. Okay. क्या करते हैं वो? They nourish and sustain southern ocean's food chain. Southern ocean में food chain आपने बचपन में पढ़ा होगा 7th 8th 9th में, ठीक है, वो छोटा सा ऑर्गेनिज्म, छोटी मछली खाती है, छोटी को बड़ी खाती है, बड़ी को फिर इंसान खाते हैं, ये चल रहा है फूड साइकिल। जैसे डियर ग्रास खाता है, ग्रास को डियर खा गया, डियर को टाइगर खा गया, चल रहा है फूड साइकिल, फूड चेन, सॉरी। तो ये फूड चेन को सस्टेन कर रहा है, सस्टेन मतलब सपोर्ट। कौन कर रहा है सपोर्ट? माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, सिंगल सेल्ड प्लांट है, ऐसा नहीं बहुत बड़ा है भाई वेल, नॉट दैट, सिंगल, एक सेल का प्लांट है। प्लांट आप देखते हो बरगद का पेड़ कितना ह्यूज है, ये सिंगल सेल्ड है, फोटोसिंथेसिस भी करता है, फोटोसिंथेसिस हम देखते हैं हमारे चारों तरफ पेड़ हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो देखो छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, छोटा सा, एक सिंगल सेल्ड, छोटा कितना छोटा, सिंगल सेल्ड है, इससे अंदाजा लगाओ। लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो नरिश कर रहा है, पौष्टिकता प्रदान कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, किसको? सदर्न ओशंस फूड चेन। ओशन समझ लो कितना बड़ा होता है, ओशन में कितने सारे क्रीचर्स हैं, कितनी लाइफ है उसमें, उस पूरी लाइफ को कौन सपोर्ट कर रहा है? सबसे नीचे वाला हिस्सा है उसका माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन। ओके, अब क्या होगा अगर माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन पे इफेक्ट आया, किसकी वजह से आएगा? डिप्लीशन इन ओजोन लेयर। ओके, क्या करते हैं सिंगल सेल प्लांट? ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस तुम्हें पता है क्या होता है उससे? फोटोसिंथेसिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो लाइफ कैसे चलेगी, बस ये समझ लो। तो अब क्या है, साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं? साइंटिस्ट वांट दैट द फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर, जैसे ओजोन लेयर घट रही है, होल हो गया ना ओजोन लेयर में, ऐसे ही चलता रहा, डिप्लीशन में डिक्रीज, will affect the activities of the phytoplankton, which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region and the global carbon cycle। लो भाई, छोटा सा प्रॉब्लम आई, क्या? ओजोन लेयर में एक होल हो गया, डिप्लीशन हो गया, उससे फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज थोड़ी सी इफेक्टेड हो गई, प्रोबेबली फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा सही से वो, या जो भी बात है। अब उससे क्या हो रहा है, किसकी लाइफ? ऐसे नहीं फाइटोप्लैंक्टन इफेक्ट हो रहा है, मिलियंस ऑफ मरीन एनिमल्स एंड बर्ड्स, मरीन मींस रिलेटेड टू द सी, ओशन, ठीक है, समुद्र से जितने भी रिलेटेड पशु पक्षी जो हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है उसका। और इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? ग्लोबल कार्बन साइकिल। अब देख लिया हाउ, अब वापस आ जाओ उस पर,
लिटिल चेंजेस इन एनवायरनमेंट कैन हैव बिग इफेक्ट्स। छोटा सा चेंज हुआ एनवायरनमेंट में, ओजोन लेयर में होल हो गया, उसकी वजह से हमारा माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन अपना फोटोसिंथेसिस को प्रोबेबली नहीं कर पाया, वो इफेक्टेड हो गया। अब वो इफेक्टेड हो गया तो उसने किस पे असर डाला? ऐसे नहीं उसी पे असर पड़ा, सब पे पड़ गया। मरीन लाइफ ऑफ द एंटायर सी, और क्या, ग्लोबल कार्बन साइकिल। ऐसे नहीं सदर्न ओशन तक ही सीमित रह गया, लिमिटेड रह गया, नो, पूरा ग्लोबल इफेक्ट हो गया उसका। ओके, गॉट इट। तो अब क्या है, अब वो एक इससे निकालता है, समझ लो जैसे मॉरल ऑफ द स्टोरी होता है ना, मॉरल ऑफ द स्टोरी में पढ़ते हैं, ऐसे ही मेटाफॉर फॉर एग्जिस्टेंस। क्या मॉरल है इसका? बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। सिंपल, हमारे एग्जिस्टेंस का छोटा सा एक सूत्र हिंदी में कह सकते हैं हम, क्या है? टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो। बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। फॉल इनटू प्लेस में गिर नहीं जाएंगी, मतलब ढह के नहीं गिर जाएंगी, ऐसा मतलब नहीं है कोलैप्स होगी, मतलब वो सही हो जाएंगी। फॉल इनटू प्लेस, जैसे मैं कहता हूँ इंग्लिश में कि यार तुम ये छोटी छोटी एरर्स जो करते हो ना, इज आर एम देयर की स्पेलिंग रॉन्ग कर दी, इनका ध्यान कर लो। टेक केयर ऑफ द स्मॉल एरर्स, द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, आपका आंसर खुद ब खुद सही हो जाएगा। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं, ह्यूमन बींग्स को इसको लाइफ में लाना है, हमें छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है, एनवायरनमेंट के लिए जो हमें सिखाई जाती है, बाकी सब एनवायरनमेंट ठीक हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे क्या करते हैं, वॉक ऑन द ओशन। ओशन, पानी पे कैसे चल दिए भाई, तो कैसे ये देखते हैं। माई एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनीज। एपिफेनीज होते हैं रियलाइजेशन हो जाए आपको, सडनली किसी चीज़ का एहसास हो जाए, ज्ञान हो जाए। बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ द एंटार्क्टिक सर्कल एट 65.5 डिग्री साउथ। भूल जाओ ये सारी कैलकुलेशन और डिग्रीज, तुम ये याद रखना बस समुद्र पे चले थे वो। The Shokalski had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further. In short, क्या याद रखना है आपको? आपको सिर्फ इतना याद रखना है जो मैंने लिखा, the ship got wedged between the ice. दो बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में या चट्टानों के बीच में, नाम दे रखे हैं यहाँ पे टैडपोल आइलैंड। तुम याद छोड़ो इसको, तुम याद रखना शिप गॉट वेज्ड बिटवीन द आइस। नाम लिख दो शिप का, वो तो याद ही है। तो क्या कहा उसने कहा भाई नाउ वी कांट प्रोसीड। फंस गया ना, आगे तो जा नहीं सकते, तो बैक करना पड़ेगा शिप को, विल हैव टू रिट्रीट। तो उसने क्या कहा, कैप्टन ने इंस्ट्रक्टेड ऑल ऑफ अस टू क्लाइम डाउन। उसने कहा भाई चलो उतरो सारे। क्या करो, उतरो, कहाँ जाए भाई, पानी पे? नो, वॉक ऑन द ओशन। भाई ओशन इज फ्रोजन, ओशन इज फ्रोजन। सो ऑल द 52 स्टूडेंट्स उतर गए। वो कहाँ से? दे डीबोर्डेड द शिप, दे गॉट डाउन फ्रॉम द शिप। Okay, and what did they walked on the ocean? So there were all 52 of us. Now you get the number also. Kitted out in Gore-Tex and Glares. ये Gore-Tex and Glares क्या है? अबे एंटार्क्टिका जा रहे हो, टी शर्ट जीन्स में थोड़ी चले जाओगे। सब 0 डिग्री टेम्परेचर है, कुछ मतलब प्रिपेयर होके जाना पड़े। मनाली जाते हो तो वहाँ किराए पे लेते हो ना वो स्नो सूट, इतनी तो ठंड भी नहीं होती वहाँ, वो पहले तुम्हें पहना देते हैं, पैसे ले लेते हैं तुमसे। अब जा रहे हो एंटार्क्टिका, तो उसके लिए आपको यू हैव टू बी रेडी विद दैट गियर। Walking on a stark whiteness that seemed to spread out forever. Walking on a stark मतलब totally entirely बिल्कुल white था वो। That seemed to be spread out forever. और देखते थे जहाँ तक नजर जाती थी वही नजर आता था, क्या? ओशन। और कैसा है? फ्रोजन, मतलब बर्फ ही बर्फ है, जमा पड़ा है ओशन। अब देख लो पानी है उस पर चल रहे हैं लेकिन जमा हुआ है ना। और नीचे क्या है? अंडरनीथ मतलब नीचे क्या है? 1 मीटर थिक आइस पैक। कितनी मोटी है बर्फ की लेयर जो उनके पैरों के नीचे है? 1 मीटर थिक। और उसके नीचे क्या है? 180 मीटर ऑफ सॉल्ट वाटर, आइसी सॉल्ट वाटर है उसके नीचे। बिकॉज आइस इज लाइट, तो ऊपर आ जाती है ना पानी के। तो ये समझ, ये है चारों तरफ। अब सराउंडिंग में क्या है? अराउंड देम सील स्ट्रेचिंग एंड सनिंग ऑन आइस फ्लोज। सील्स होता है ना, तुम देखना डिस्कवरी पे, एनिमल प्लैनेट पे, सील्स दे आर मरीन एनिमल्स। वो वहाँ पे सनिंग मीन्स एंजॉय कर रहे थे सन को। आइस फ्लोज, जो बर्फ की चट्टानें बह रही थी उसके ऊपर। और उसने कंपेयर किया उनको, कंपेयर टू डॉग्स अंडर शेड्स ऑफ ट्रीज। ऐसे जैसे हमारे यहाँ डॉग्स जो होते हैं ना, अभी देखो गर्मियों में बैठे होंगे किसी गाड़ी के नीचे, किसी पेड़ की छांव में, ऐसे ही बैठे थे। तो ये सीन हुआ इनका, वॉक ऑन द ओशन। इफ यू गेट अ शॉर्ट क्वेश्चन तब भी तुम लिख सकते हो, आपके पास 4-5 पॉइंट है। लॉन्ग मुश्किल आएगा, बट शॉर्ट की ज्यादा संभावना है, पॉसिबिलिटी है। यू कैन गेट द क्वेश्चन, यू कैन गेट द पॉइंट्स फ्रॉम हियर। देन द रियलाइजेशन एट द एंड ऑफ द जर्नी। क्या रियलाइज किया उसने? ठीक है, क्या निचोड़ क्या निकला जर्नी का? 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मैनी इकोस्फीयर्स लेटर। ये सब दौरान जर्नी के क्या हुआ?
आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन अवर प्लानट। उसने यार सोचा कि यार कितनी खूबसूरती है हमारे इस प्लानट अर्थ पर और कितना बैलेंस है हर चीज़ में। हाउ वुड इट बी इफ एंटार्क्टिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी। याद है ना हमने कि तो गोंडवाना में क्या था भाई, टेम्परेचर वर वार्म एक्सेट्रा। वो कह रहा है अगर दोबारा से एंटार्क्टिका वैसा हो जाए तो सोचो क्या होगा। विल वी बी अराउंड टू सी इट। ग्लोबल वार्मिंग चल रही है हो भी सकता है वैसा हो जाए। और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ डायनासोर्स, मैमथ्स एंड वूली राइनोस। वो अगर दौर आया तो क्या हम जिंदा बचेंगे उसे देखने के लिए? क्या हमारी कंडीशन भी डायनासोर्स वाली हो जाएगी और वूली मैमथ्स वाली हो जाएगी? वूली मैमथ्स ये सारे प्री हिस्टोरिक एनिमल्स हैं जो उसमें आइस एज में थे। हु इज टू से, कौन कह सकता है। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks विद अ बंच ऑफ टीनेजर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, spending 2 weeks with 52 teenagers who still have the idealism to save the world। आप देखो आइडियलिज्म बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। आइडियलिज्म क्या होता है? When you are young then you are idealistic, आदर्शवादी होते हैं आप। आपके अंदर एक जज्बा होता है मैं दुनिया बदल दूंगा। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में तो फिर आप क्या होते हैं, आप हालात से समझौता करने लगते हैं। फिर आप कहते हैं यार मेरे से क्या होगा, मैं अकेला क्या कर लूँगा। एंड व्हेन यू आर यंग 24, 25, 26, 27 इस एज में आप कहते हैं अरे मैं अकेला ही कर दूंगा। ये आइडियलिज्म होता है। तो यंगस्टर्स के अंदर क्या होता है? आइडियलिज्म होता है। यंगस्टर्स हैव आइडियलिज्म। तो कह रहे हैं यंगस्टर्स में जो आइडियलिज्म है ना वो क्या है? टू सेव द वर्ल्ड, कि हम दुनिया को बचा सकते हैं। और जो एक ओल्ड पर्सन हो कहता है क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इतना पॉल्यूशन है। यंगस्टर्स लाइक हम लोग रैली निकालते हैं स्कूल में, इको क्लब की रैली, सड़कों पे चलते हैं हम चार्ट लेके, ये बैनर लेके। कुछ लोग सोचते हैं इससे क्या हो रहा है, ओके व्हाट कैन दिस डू, व्हाट गुड कैन दिस डू, कुछ नहीं होगा इससे तो। बट हमारे अंदर आइडियलिज्म में हम जाते हैं। ऑल आई कैन से इज दैट लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स। ऑल इतना ही कह सकता हूँ मैं, क्या मिलियन ईयर्स में तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। बट व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स। लेकिन सिर्फ एक सिंगल डे में कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है। कैसे? मिलियन ईयर्स में तो जो होगा वो हो गई। बहुत कुछ हम कर सकते हैं, ऐसा भी कर देंगे, वैसा भी कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, ये सब है। अभी जो उसने अंटार्कटिका जाके देखा, अंटार्कटिका गई वो, उसने देखा, उसकी सोच में एक तब्दीली आई, एक बदलाव आया। उसके लाइक हर प्लान्स, हर इंटेंशंस, हर थॉट प्रोसेस, नॉट हर्स बट ऑल द 52 स्टूडेंट्स। अब एक दिन का इन्होंने देखा, आइसबर्ग्स इनके सामने मेल्ट हो रहे हैं और जो भी हो रहा है एनवायरमेंटल ग्लोबल वार्मिंग के इन्होंने इफेक्ट्स देखे। तो क्या हुआ एक दिन, अब उससे इनका बदलाव आया, इसके अंदर रियलाइजेशन हुआ, एपिफेनीज वर्ड यूज हुआ यहाँ पे। इनकी सोच में कुछ चेंज आएगा। वो कह रहा है वो चेंज इंपॉर्टेंट है। और वो चेंज कैसे आया? वो एक दिन से आया। तो हमें फिर से वही बात आ गई, स्मॉल चेंजेस कैन मेक बिग डिफरेंसेस। स्मॉल चेंजेस, एक दिन में कितना चेंज आया? कोई उन्होंने जाके कुछ ग्लोबल वार्मिंग को क्या सुधार दिया? नो, इट इज हियर द चेंज केम इन देयर माइंड्स and in their hearts there was a determination that we can do something. Fine. So that brings us to the end of the chapter.